मैं डॉक्टर अजीज़ खान। इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ मीटिंग्स में हृदय रोग के बारे में बात की है और इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग का इतना अवेयरनेस होने के बाद में भी ये देखा जा रहा है कि दुनिया में हृदय रोग से मैक्सिमम मौतें हो रही है। और भारत में, इंडिया में इसको एक जैसा डायबिटीज़ का कैपिटल बोलते हैं, डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं, वैसे हार्ट अटैक का भी एक कैपिटल बन चुका है। 25 से 26% लोग हर साल हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है। अभी आज ही मैंने 31 ईयर्स का आईटी प्रोफेशनल को अभी डिस्चार्ज करके आया हूँ। उसको मैसिव हार्ट अटैक आया था, उसकी इमीडिएट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, इसके जानने के लिए ज़रा कुछ तज्ञ प्राप्त करेंगे अपन। तो ये जो है लीडिंग कॉज है, 24% 28% लोग इससे मर रहे हैं। और कैंसर और इसके बाद में ये मैक्सिमम सब उसके आगे है ये। तो ये देखा गया फॉरेन की कंट्री से इंडिया की कंट्री में बहुत फ़र्क देखा गया। वेस्टर्न से इंडिया में क्या देख रहे हैं हम लोग, यंग लोग जिनको नॉर्मल हाइपरटेंशन डायबिटीज़ नहीं रहता ऐसा भी, और इन लोगों को तकलीफ होती है और उनका कोर्स जो होता है बहुत ख़राब होता है। उनका जब एंजियोग्राफी करते हैं तो तीनों आर्टरी ब्लॉक होती है। इनको कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स नहीं रहते हैं, फिर भी इनको होता है। तो कहाँ गड़बड़ है हमारी जीवनचर्या में ज़्यादा मेन इसका प्रॉब्लम दिख रहा है। इसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी यानी स्ट्राइक्स अर्ली, स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक्स अनएक्सपेक्टेडली। यानी मनुष्य तब 30, 40, 45 साल का रहता है, इसको फैमिली की ज़रूरत होती है। उस समय अगर उसको हार्ट अटैक आ जाए, वो चल बचा, तो घर वालों को क्या होगा। एट द प्रोडक्टिव एज ऑफ हिज लाइफ ही इज लॉस्ट। तो जैसा कोविड पेंडेमिक चल रहा है उसके बहुत बोलबाला हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा एक्चुअली ये तो चल ही रहा है, इसका कोई गिनती नहीं करता है। पहले ये बोलते थे कि औरतों में कम होता है, आदमी में ज़्यादा था, बोला जाता था। लेकिन अभी के जीवन शैली में क्या है, औरतें वर्किंग औरतें रहती है एंड दे आर अंडर मोर स्ट्रेस। उनको घर का भी काम करना पड़ता है और फैमिली का भी करना पड़ता है, आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है। तो औरतों में भी आजकल हार्ट का प्रमाण उतना ही पाया जा रहा है, थोड़ा कम, लेकिन मिल रहे हैं आजकल, जो पहले नहीं मिलता था। ये नई बात हमने देखी, बिकॉज दे आर वर्किंग, दे आर मोर डिफिकल्ट लाइफ। अगर उनको डायबिटीज़ है तो यहाँ तक जब तक उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलते रहते हैं तब तक उनको नेचुरल प्रोटेक्शन रहता है, उसके बाद में उनका इंसिडेंस सेम रहता है। सिमिलरली गांव और सिटी में बोला जाता है कि गांव में हार्ट के प्रमाण कम होता है सिटी से, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। गांव के भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं बिकॉज स्ट्रेस लाइफ में। तो ये क्यों होता है, हार्ट एक पंप होता है, एक मुट्ठी बराबर होता है, उसको पाइपलाइन के लिए कोरोनरी आर्टरी रहती है जो फंक्शन देती है, उसमें ब्लॉकेज शुरू होता है। ये ब्लॉकेज कब शुरू होता है, यंग एज से। जब हम छोटे रहते हैं तब से ब्लॉकेज चालू हो जाता है, और जब ये 60-70% होता है तब सिम्टम चालू होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अभी सब खाएंगे पिएंगे बाद में देखेंगे, वैसा नहीं है। आपको जो भी प्रिवेंशन करना है, प्लीज़ स्टार्ट एट वेरी यंग एज। आपके बच्चों को बहुत हेवी फूड मत खिलाइए, उनका मोटापा कंट्रोल करिए। अभी लॉकडाउन में देख रहे हैं कि सब बच्चे मोटे हो रहे हैं घर बैठे बैठे टीवी देखते हुए। उनको एक्सरसाइज करवाइए, नहीं तो बाद में उनको तकलीफ होने वाली है। ये देखिए बचपन से चालू हो जाता है ब्लॉकेट होना, फ्रॉम द एज ऑफ 2 ईयर्स। और ये अलग अलग होते हैं। अगर पैर की नस ब्लॉक हुई तो पैर में तकलीफ होगी, हार्ट का हो तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन का हो तो स्ट्रोक होगा। ये क्यों होता है, तो एक तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा देखा है स्मोकिंग आजकल बहुत चल रही है। स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा नागपुर को गुटखा का कैपिटल बोला जाता है। गुटखा, तंबाकू अगर सेवन करेंगे तो आपको डेफिनेटली हार्ट का तकलीफ बढ़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको साइलेंट किलर बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर मालूम ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर आपको बीपी नहीं भी है तो आप एक बार चेकअप कराइए, बीपी चेकअप करिए। बीपी शुड बी 130/80 मिलीमीटर मर्कुरी। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर रहा तो आपको हार्ट डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी, ब्रेन डैमेज होगा। तो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए। डायबिटीज़ के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, डॉक्टर वस्कर आपको बताएंगे। डायबिटीज़ में हार्ट की तकलीफें 4 गुना ज़्यादा होती है। चर्बी की मात्रा ज़्यादा होना है, या तो हमारे खाने में ज़्यादा चर्बी खा रहे हैं हम, या हमारे फैमिली में चर्बी कम नहीं होती।
हाई कोलेस्ट्रॉल, तो आप लिपिड प्रोफाइल कराइए, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए। मोटापा एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। अगर आपकी ट्रंकल ओबेसिटी है, पेट का बड़ा है, तो उसमें डायबिटीज़ भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, इट इज डिफरेंट पैंडेमिक। तो आप मोटापे से प्रिवेंट करिए, खाने में फैटी इंटेक मत लीजिए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद 7 घंटा हर आदमी को सोना बहुत ज़रूरी है हार्ट को रेस्ट के लिए। 7 घंटा स्लीप नहीं हुई तो आपको डेफिनेटली तकलीफ होगी। कुछ जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वो बढ़ती हुई उम्र, मेल सेक्स, फैमिली स्टिक, विरासत में मिलती है ये बीमारी, तो इसीलिए उसको वो हाथ में हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जो हम कर सकते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, हम स्मोकिंग बंद करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, मोटापा कम करिए, अल्कोहल को ना बोलिए, एक्सरसाइज करिए, 150 मिनट्स पर वीक करिए, ज़्यादा मत करिए, 150 मिनट्स पर वीक इज इनफ। वॉक करिए, वॉक, स्विमिंग, गार्डनिंग, जो भी कर सकते हैं आप करिए। कुछ नहीं तो घर में सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए ना, उसको आपने किसे मना किया है। और स्ट्रेसफुल लाइफ, अभी जो देख रहे हैं हमारी लाइफ में तनाव बहुत बढ़ गया है, और दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंज, यही हो गया है। तनाव की ज़िंदगी के कारण, तनाव की ज़िंदगी, खाने में परहेज नहीं, एक्टिविटी नहीं करना, दिमागी स्ट्रेस, ये सब कारण होता है लोगों में हार्ट अटैक जो ज़्यादा पाया जा रहा है, भीड़ रहती है हार्ट अटैक से, तो उसको बचाई करिए। तो इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ को बोलते हैं, ऐसा इसको आप कंट्रोल करिए। अपने फैमिली में ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो आप रेगुलर चेकअप कराइए, नहीं भी है तो चेकअप करके देख लीजिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर से सब ऑर्गन डैमेज होते हैं। आपको किडनी, हार्ट, आंखें चली जाती है। तो असिम्टोमेटिक ब्लड प्रेशर इज़ वेरी कॉमन, तो आप उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। आपका बीपी बढ़ता है तो आप ज़रूर कंट्रोल करिए, 130/80 शुड बी देयर। आज का जो ब्लड प्रेशर चेकअप होता है, ये डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन्स आती है, और आप घर में ब्लड प्रेशर चेक करिए सुबह और शाम, उसकी रीडिंग रखिए। और अभी जितने गाइडलाइंस है वो बोलते हैं कि क्लिनिक बीपी ज़रूरत नहीं है, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2,500-3 हज़ार के अच्छे एपरेटस आते हैं, ऐसा बैठना है, सीधा बैठना है, सुबह उठ के बाथरूम से आने के बाद में हाथ सीधा रख के ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए सुबह शाम, और वो रीडिंग आप डॉक्टर को बताइए, उससे आपका डॉक्टर आपको पहचान लेगा। आपको डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक करने जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। कोविड एरा में तो बिल्कुल नहीं, वही कफ एक को लगता है, वही कफ दूसरे को लगता है, तो बेटर टू अवॉइड, समझे। कोलेस्ट्रॉल, हमेशा बोलते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, लेकिन उसके दूसरे पैर रहते हैं, उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो दुश्मन होता है। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आप चेक कराइए, अगर वो 100 के अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ वेरी रिस्की। ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, जो बड़ा रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल में भी नॉर्मल रहेगा। जो हमारे लोगों में मिलता है, क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, लेकिन एलडीएल ज़्यादा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम मिलता है। इसीलिए साल में एक बार तो लिपिड प्रोफाइल कराइए, अपनी रीडिंग देखिए, अपना रीडिंग से गड़बड़ है तो आप उसको करेक्शन करिए, कुछ दवाई से और कुछ। अगर आपने 10% कोलेस्ट्रॉल कम किया तो आपको हार्ट की बीमारी 20-30% कम हो जाती है। तो इसीलिए अपना कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट करिए बराबर। स्मोकिंग बताएं मैं आपको, स्मोकिंग वेरी रिस्की है, इससे सब बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बनता है, कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो जाता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, तो बिल्कुल स्मोकिंग से दूर रहिए। मोटापे को जितना आपका मोटापा कम करने के 2 ही तरीके हैं, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, यही चीज़ें करिए। लेकिन आपको रिजल्ट नहीं भी मिला तो उसकी फिक्र मत करिए, यू गो ऑन कंटिन्यूइंग, आप करते रहिए, क्योंकि आप थोड़ा भी वजन कम करेंगे उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा वो स्मोकिंग ये बन के ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं, इज वेरी रिस्की। तो आप हमेशा पेट का जो प्रमाण है 85-95 कुछ चाहिए। दिमागी टेंशन बताया मैं आपको, नो एक्टिविटी बताया आपको। अल्कोहल कंजम्पशन अच्छी बात नहीं है, इंडियन डाटा अल्कोहल के लिए अच्छा नहीं है। फॉरेन में बोलते हैं कि अल्कोहल कुछ मात्रा में अच्छा है, कि अल्कोहल से बाकी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, और आदमी सिर्फ दारू नहीं पीता, उसके बाद में वो चिकन बिकन का सब वो बाकी खाता है जो मसाला, एंड दैट इज़ वेरी रिस्की। ये बंद कर, ये मत लीजिए आप। नींद बहुत ज़रूरी है। ये टीवी, अब मैं आपको सब रिक्वेस्ट करता हूँ, टीवी इज़ द वर्स्ट एनिमी। अब टीवी से बहुत तकलीफ हो रही है अभी, और अभी लॉकडाउन में ये नेटफ्लिक्स, प्राइम, सीरियल्स एक के बाद पूरी रात रात भर लोग देखते हैं, और उससे बहुत तकलीफ बढ़ रही है। अब टीवी ना हो तो अच्छा है घर में, लेकिन अब लॉकडाउन में और क्या करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है और आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको कुछ ना कुछ वो नहीं है। ये क्या होता है इसमें, देखिए, आपको जो दर्द कैसा होता है, हार्ट का दर्द,
बहुत सारे पेशेंट मेरे को एसिडिटी है बोलते हैं, मेरे को स्पॉन्डोसिस है बोलते हैं और उनको हार्ट अटैक निकलता। एक पेशेंट बताया कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई, कैसे हुए? एसिडिटी से। डॉक्टर के पास गया था, बोले उसमें एसिडिटी है, घर में आए पिताजी मर गए। बेचारे अपने गाँव के लोग इतने सीधे रहते, एसिडिटी से फादर मर गए। पेट, अगर आपको चलने में छाती में दर्द होता है वो 1-2 मिनट रहता है, और दम घुटता है, पाल्पिटेशन होता है, या लेफ्ट आर्म में पेन होता है, तो समझिए, और रुकने से ठीक हो जाता है, तो वो शायद हार्ट का पेन है। अनयूजुअल पेन होता है, ये सिर्फ चोकिंग हुआ था कुछ पेशेंट को, सिर्फ यहाँ पे गले में भर के आया बोलते, और वो ठीक हो गया। डोंट निगलेक्ट। हाथ में दर्द होना, पसीना आना, अनयूजुअल। मैं पहले 2 माला सीढ़ी चढ़ता था, अब 1 माले में मैं थक जाता हूँ। अनयूजुअल। आपको कुछ भी अनयूजुअल रहते हैं तो डोंट निगलेक्ट, आप जाके चेकअप कराइए। टाइटनेस हो रहा है, चेस्ट पेन, गिडीनेस, ये सब होता है तो उसको ध्यान। और जब अगर आपको कुछ होता है तो आप पहले डॉक्टर को आइए, ईसीजी कराइए। उस जरूरत पड़ता है इको करेगा, ट्रेडमिल करेगा, ईसीजी से मालूम पड़ जाता है। इको टेस्ट है, इसे हार्ट के वॉल्स, पंपिंग, ये समझ में आता है। या तो ट्रेडमिल पे चला के देखते हैं, अगर आपका इसी नॉर्मल है तो इससे अंदाज होता है। ये नहीं मिला तो आगे आजकल और भी टेस्ट होते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो थैलियम स्कैन बोलते हैं, जो और पता लगाना है तो नागपुर में अवेलेबल है। स्ट्रेस थैलियम है। सिटी एंजियोग्राफी भी एक रूल आउट करने के लिए, इट इज़ वी डोंट रिकमेंड। लेकिन अगर आपको अनयूजुअल सिम्टम्स है और आप अगर सिटी एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो 94% टाइम आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। लेकिन सिटी एंजियो में प्रॉब्लम है तो आपको एंजियोग्राफी रेगुलर करना पड़ता है। इससे वो स्क्रीनिंग टेस्ट करके ठीक है, यू कैन डू इट। ऐसा पूरा वेसल दिख जाती है उसमें। कार्डियक MRI तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के बारे में लोगों को बहुत डर है कि नहीं एंजियोग्राफी मत करिए, एंजियोग्राफी बहुत कठिन है। लेकिन एंजियोग्राफी आजकल आप हाथ से करते हैं, रेडियल से, और ओपीडी प्रोसीजर हो गया है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो 100% एक्यूरेट मिलती है। अगर आपको ब्लॉकेड है कि नहीं है तो आप यू आर फ्री, और ब्लॉकेड है तो आपको कौन सा है, आपको दवा से अच्छा होना है, उसको एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास सर्जरी करना है, तीनों में अपने को गाइडलाइन मिलती है। इट इज़ ए रोड मैप। तो अगर आपको डॉक्टर बोलता है और आपको ज़रूरत है तो डोंट डिनाई कि मैं नहीं करूँगा। इट हैज़ बिकम वेरी सेफ। ओपीडी प्रोसीजर, आपको एडमिट भी नहीं होना पड़ता है। रेडियल हाथ से करते हैं, पैर का वेस्ट आर्टिक नहीं जाता है, एंड सेफ्टी इज़ वेरी मच हाई नाउ, सो डोंट वरी फॉर दैट। आप देख सकते हैं ब्लॉकेड है, कितना है, क्या है, क्या ये दवा से अच्छा होगा, एंजियोप्लास्टी से या बाईपास सर्जरी से। एक बार आपको ब्लॉकेड निकला तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो एंजियोप्लास्टी से ठीक करना या सर्जरी से। अगर 2 या 3 जगह भी ब्लॉक है और वो एंजियोप्लास्टी के द्वारा हो सकता है तो एंजियोप्लास्टी हैज़ बिकम वेरी सेफ, कन्वीनियंट, और बहुत सारी स्कीम भी है गवर्नमेंट की स्कीम। तो परेशान होने की बात नहीं है, कहने कि आपको मिल जाएगा, आप करवा लीजिए। आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग की सलाह मत लेते रहिए। लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते, कुछ पेशेंट्स ही चले जाते। अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, क्वालिफाइड डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और आपको लगता है ज़रूरी है तो आप बेझिझक करवा लीजिए, क्योंकि योर लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। टाइम नहीं मिलता इसमें कभी। ये ऐसा रहता है, स्टंट जो रहता है डालते, ठीक है, ये स्टंट के साथ में वैसा जो ब्लॉक थे स्टंट से ठीक हो गया। मल्टीपल ब्लॉक्स है तो हम लोग बाईपास सर्जरी करवा लेते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन, सब में पहली चीज़ आप अपना रेगुलर, गाड़ी का आदमी चेकअप कराता है, गाड़ी को जाके आदमी खुद को क्यों चेकअप करता है? आफ्टर एज ऑफ 40 हर एक ने रेगुलर एक बार तो डॉक्टर के पास जाके साल में एक बार ब्लड प्रेशर, ECG, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़ है क्या, हम कहाँ खड़े हैं, सब चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर, नो योर रिपोर्ट्स। 130/80 मेरा ब्लड प्रेशर चाहिए, मेरा कोलेस्ट्रॉल 150 के अंदर चाहिए, मेरा LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के अंदर चाहिए, मैंने स्मोकिंग नहीं करना है, मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हेल्दी वेट रखना है, अपना वेट रिकॉर्ड रखना है, हेल्दी फूड खाना है। फूड कर मैं नहीं बता रहा हूँ कि डॉक्टर खोबरागड़े आपको बताएंगे अभी। स्ट्रेस फ्री लाइफ होना और नियमित रूप से नींद लेना है, ये सब चीज़ आप करेंगे, प्रोबेबली आप ये बीमारी से बच सकते हैं, हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हमेशा विश करता हूँ कि हेल्दी रहे, अच्छे रहे, और इसका ट्रीटमेंट है, इसको सोल्यूशन है, ये सब में अच्छा ट्रीटमेंट है इसका। अपनी जीवनचर्या बदलना ही इसकी ट्रीटमेंट है। आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए और हेल्दी जीवन जीजिए, यही मैं आपका प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ईश्वर से, और अच्छी जिंदगी जिए। और कोई भी इश्यूज़ है तो हम लोग हमें आपके लिए गाइड करने हैं। थैंक यू। हम जब बोन एंड जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं
तो एक जॉइंट्स की बहुत बड़ी कॉमन सी बीमारी है। कई सारे लोग मिडिल एजेड अराउंड 45 टू 50 ईयर्स की एज में सडनली आते हैं कि एक घुटने में या एक पैर की उंगली में दर्द हो गया, और कुछ टेस्ट होते हैं जिसको कहते हैं यूरिक एसिड, वो बढ़ जाता है, और ये खाने की वजह से होता है। मैं आज ज़्यादातर आप लोगों को खाने के बारे में बताऊंगा। जैसे अजीज़ सर ने आपको बताया, हमारे शंकर सर ने आज एक बहुत नई चीज़ बताई, एक नए तरह का ड्रग के बारे में उन्होंने बताया, और वो अभी भी आगे भी डाइट के बारे में बताएंगे। तो मैंने भी सोचा आप लोगों को ऑर्थोपेडिकली हम ये तो बताते रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, फ्रैक्चर हो गया है तो उसको क्या करें, ये हम पहले 1-2 बार बोल चुके हैं। तो आज हम डाइट पे ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। तो एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं गठियावात, हिंदी में कहते हैं गठियावात, इंग्लिश में कहते हैं गाउट। उसमें होता क्या है, घुटने में सडनली स्वेलिंग आ जाती है, या पैर की एक उंगली में या एड़ी में दर्द होता है। ये 2 टाइप से पेन हो सकता है। एक होता है एक्यूट गाउट, यानी सडनली पेन शुरू हो जाता है 1 दिन 2 दिन में, या होता है क्रॉनिक गाउट, यानी बार बार पेन होता रहता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं खाना होता है। तो यहाँ लिस्ट लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मशरूम्स, बियर, और वो प्रोडक्ट्स जिसमें यीस्ट होता है, जैसे ब्रेड जिसमें यीस्ट होता है जिससे उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है, पिज़्ज़ा, दाने वाली चीज़ें जैसे बीन्स, पीज़, पालक, और नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे मटन अगर खा रहे हैं तो उसमें लिवर, किडनी, ब्रेन, कई लोग कहते हैं ब्रेन खाना अच्छा होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये गाउट में कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस है। अगर आपको इस तरह की कोई वात की बीमारी है तो ये चीज़ें हाई प्रोटीन कहते हैं, आपको नहीं खाना चाहिए। तो फिर क्या खाना चाहिए? लोग यही पूछते हैं, आपने इतनी सारी चीज़ें बता दिया नहीं खाना, तो फिर क्या खाना चाहिए? लोग हमें ये बोलते हैं कि हमारी बोन टूट गई तो हम पाए का सूप पिएंगे, हमारा बच्चे का दिमाग काम नहीं करता तो हम उसको रोज़ मटन का ब्रेन खिला रहे हैं। पर दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा कुछ होता नहीं। बकरी का ब्रेन खाने से अगर हमारा ब्रेन बढ़ जाता तो दुनिया अलग होती। तो क्या खाएं, ये सब लोग पूछते हैं। तो हमें सीरियल्स ज़्यादा खाना चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स खाना चाहिए, ओट्स खाना चाहिए, हम व्हीट ब्रेड खा सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स हमको ज़्यादा लेना चाहिए, दूध, दही, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, जो मौसम में फ्रूट्स होते हैं वो ज़रूर खाना चाहिए। कई लोगों में ये भी चीज़ है, बैंगन और टमाटर हर चीज़ के लिए पूछते हैं खा सकते हैं कि नहीं, पर कोई भी बात हो तो बैंगन, टमाटर, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मीठी चीज़ें खा सकते हैं। और सबसे आखिरी में जो नीचे चीज़ें लिखी हुई है, जैसे नट्स हो गए, बटर हो गया, और कोई भी एरिएटेड ड्रिंक्स हो गए, ये आजकल पेप्सी, कोला, कोक्स, इस तरह की चीज़ें होती है, या इवन बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, ये मॉडरेशन में या नहीं के बराबर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आजकल हम लोग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और जैसे अभी अजीज़ सर ने बताया, हार्ट में साइलेंट किलर, 1 घंटा क्रूशियल होता है। अगर चेस्ट पेन थोड़ा भी हो रहा है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑर्थोपेडिक्स में भी एक डिजीज़ है जिसको कहते हैं साइलेंट किलर या साइलेंट थीफ, यानी वो आपके बॉडी में आ जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, छोटी सी चोट लगती है, आपको फ्रैक्चर हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो एक्सरे करते हैं, वो कहते हैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बड़ा नाम, मतलब क्या, हमारी बोन्स वीक हो गई हैं। इसके जनरली कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते, हम थोड़ा सा गिरते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। तो हमें एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, जब हमें प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमें हाई कैल्शियम एंड विटामिन डी फूड्स लेना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी हमको ज़्यादा मिलता है। और हम इंडियन एशियन पॉपुलेशन में विटामिन डी जनरली काफ़ी कम होता है। हमारे यहाँ धूप भी है, एक्सपोजर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एब्जॉर्ब नहीं करते विटामिन डी। तो ये सारे फूड हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी हैं, और इनसे कोलेस्ट्रॉल जनरली नहीं बढ़ता। जैसे स्किम्ड मिल्क, यानी क्रीम निकाल के आप दूध ले सकते हो। सोया मिल्क, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कई लोग कहते हैं हम दूध नहीं पी सकते, तो सोया मिल्क पी सकते हैं। दही, योगर्ट ले सकते हैं। कई सारे टाइप के चीज़ मिलते हैं आजकल नागपुर में भी, मोरेजिला चीज़, चेडर चीज़, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो भी हम लोग घर में दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं, पनीर हम सभी लोग खाते हैं। सोया मिल्क, सोया प्रोडक्ट्स, उनमें भी बहुत हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम विटामिन डी होता है। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं जिनमें कैल्शियम होता है। अगर आप आजकल सब्जियों के मार्केट में जाएंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है जिसका नाम है ब्रोकोली। बहुत लोग खाना पसंद करते हैं। एक तरह की गोभी होती है, हरी गोभी होती है, उसके बड़े सारे फ़ायदे। ब्रोकोली, रॉ कैबेज यानी पत्ता गोभी, गाजर, हरी सब्जियां जो आप सारी देख रहे हैं यहाँ पे, और सोयाबीन, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। नागपुर में ऑरेंजेस होते हैं, नागपुर तो ऑरेंज के लिए फेमस है। और ऑरेंज अगर ना मिले तो मौसम्बी।
पपैया, फिग्स यानी अंजीर, और काफ़ी सारी बेरीज़ यानी जामुन, बेर, हर तरह के बेरीज़ जो होते हैं उनमें बहुत होता है, और खजूर यानी डेट्स, इनमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी होता है। और काफ़ी सारी रेगुलर चीज़ें हैं जैसे बादाम, तिल। तिल के जो आप देखोगे कि 14 जनवरी को जब ठंडी एक्सट्रीम बढ़ जाती है, हम लोग जनरली पतंग उड़ाते हैं, तिल संक्रांत का फेस्टिवल आता है, उस समय तिल के लड्डू खाते हैं, उस समय खाते हैं, क्योंकि उस समय वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी इंडोर रहे होंगे, बहुत ठंड रही होगी, तो जनवरी में बाहर निकलें, धूप को एक्सपोज हों, पतंग उड़ाएं और तिल के लड्डू खाएं, क्योंकि तिल में कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये चीज़ें वैसे 12 महीने खाई जा सकती हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर मौसम में ही खाएं। आप हर सब्ज़ी में ऊपर से थोड़ा सा ये सब चीज़ें डाल के खा सकते हैं। एग एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हाई प्रोटीन एंड कैल्शियम है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप वाइट ऑफ एग खाएं, येलो निकाल दें। और अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो सिर्फ फ़िश खाना बहुत हेल्दी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है। अब हमारे पास ज़्यादातर, अब ये लॉकडाउन हुआ, पिछले 1-1.5 सालों से ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते रहे वो कहते थे हम घर में बैठे हैं, फिर भी हमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स हुए। एक नेक पेन होता है या बैक पेन होता है, दूसरा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, ट्रैवल नहीं कर रहे, घर में बैठे हैं, फिर भी कहते हैं स्ट्रेस बढ़ गया और बैक पेन और नेक पेन बढ़ गया। इसके रीजंस बड़े सारे थे, क्योंकि लोग घर में बैठे थे, रॉन्ग पोस्चर में बैठे थे, कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, कंप्यूटर के सामने 8 या 10 घंटे बैठ के काम कर रहे थे, पलंग पे लैपटॉप लेके बैठ रहे थे रादर देन टेबल चेयर पे बैठना। तो इस तरह से हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो अब आ रहे थे वो लो बैक पेन के आ रहे थे। और जब लो बैक पेन होता है तो क्या चीज़ें करना चाहिए? हमें अगर कुछ भी चीज़ उठानी हो नीचे से तो हमें दोनों घुटने मोड़ के नीचे बैठना चाहिए, कमर से मुड़ना या कमर से झुकना नहीं चाहिए। दूसरा, जब हम रात को सोते हैं तो हमारे बैक के नीचे हमें एक पिलो या एक टॉवल रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि बैक में पीछे एक हॉलो होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर हम एक टॉवल या छोटा सा पिलो रख दें तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। हमारा मैट्रेस चेक करें। कई बार ऐसे होता है हम कॉटन मैट्रेस पे या कॉयर मैट्रेस पे सो रहे हैं और हम सालों से उस पर सो रहे, तो उसका बीच का पोर्शन थोड़ा सा दब जाता है, तो उसका तरीका है कि आप उस मैट्रेस को उल्टा कर दें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और मैट्रेस को देखते रहें हर 6 महीने में, वो आपका मैट्रेस बहुत हार्ड और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम फर्मनेस वाला होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे हमें सामने झुक के वेट नहीं उठाना चाहिए, हमें लिफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग नहीं करना चाहिए एक ही टाइम पे। लोग कई बार एक चेयर पे बैठते, रिवॉल्विंग चेयर पे, उसी समय ट्विस्ट होते, उसी समय झुकते, कुछ चीज़ें उठाते, कुछ चीज़ें रखते। ये ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग, ये दोनों चीज़ों से सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अभी अजीज़ सर ने बताया स्मोकिंग इज़ नो गुड, तो इवन बोन्स के लिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ नो गुड। अगर आप स्मोक करते हो तो उससे भी हमारे बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स, वाइटामिन कम हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं, मसल स्पैजम्स होते हैं और कई तरह की चीज़ें होती है। एक और एक चीज़ हमने देखी, हमारे पास इस लॉकडाउन में पिछले 1.5 महीनों में ज़्यादातर 65-70 प्लस वाले लोग ज़्यादा आते रहे, थोड़ा सा गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। और हमने कई सारे लोगों का हिप का फ्रैक्चर, रिस्ट का फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर, इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स देखे बढ़ गए, जबकि वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, लेकिन होम फॉल्स, तो उसके कई सारे रीजंस हैं। तो ये होते हैं रिस्क ऑफ फॉलिंग कहते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लोग इसको केयर करें तो घर में गिरना या छोटी सी चोट से या जो छोटी सी स्लिप से गिरना और फ्रैक्चर होना से बच सकते हैं। जैसे आप अगर स्पेक्स पहनते हैं या लेंसेज पहनते हैं तो उसको हर 6 महीने में रेगुलरली चेक करें। ऐसा ना हो कि आपका विजन कुछ कम ज़्यादा हो गया हो। 40-45 के एज के आसपास दूर की नज़र ठीक होती है, पास की नज़र कम हो जाती है, तो हमें बाइफोकल लेंसेज और इस तरह के कई सारे ऑफ्थेल्मिक चेंजेस होते हैं हमारे आँखों में, तो हमें हमारी आई साइट हर 6 महीने साल में एक बार चेक कर लेनी चाहिए। कई बार लेडीज़ में ये देखा गया है कि वो नाइट गाउन खरीदती हैं, जो मिलता है मार्केट से खरीद लेती हैं, वो कई बार उनकी हाइट से बहुत लंबा होता है और वो नीचे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, वो पैर में अटक जाता है और गिर जाते। तो आपका जो नाइट वेयर होता है स्पेशली फॉर विमेन, वो एडिक्वेट हाइट का होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ़ है, चलने में दर्द होता है, तो शर्म ना करें, एक केन लेके चलें, एक स्टिक, छड़ी, कुछ सपोर्ट लेके चलें। हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो दीवार को पकड़ के चलते हैं या किसी का हाथ पकड़ के चलते हैं, दैट इज़ नॉट ओके। दूसरा, हमारे घर में कई जगहों पे फर्नीचर पड़ा होता है, छोटा छोटा फर्नीचर इधर उधर पड़ा होता है, तो जहाँ एल्डरली लोग हैं जो रेगुलरली रूम से बाथरूम, एक रूम से दूसरे रूम वॉक करते हैं, वहाँ फ्री स्मॉल फर्नीचर्स को हटा देना चाहिए। दूसरा, उनको बाथरूम में अगर बैठना है तो कई लोग बाथरूम टॉयलेट में बैठते हैं फिर उठ नहीं पाते,
तो बाथरूम में एक ऐसा हैंडल कुछ लगा देना चाहिए जिसको पकड़ के वो उठ सके। नहीं तो कई लोग उठते हैं और फिर से गिर जाते हैं और फिर उनको चोट लग जाती है। तो जिसको कहते हैं वॉल्स में अलग अलग तरह के टॉयलेट्स में या उनके रेगुलर पैसेज में कुछ हम फिटिंग्स इस तरह से लगा दें, वॉल ग्रैब्स, ये आप कर सकते हैं। कई सारे लोग रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर शुगर की, जो इस लॉकडाउन में कई लोगों ने अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर दी कि हमारी एक्टिविटी नहीं हो रही तो शायद हमारा शुगर बीपी हमने टेस्ट भी नहीं किया और तकलीफ नहीं है तो नॉर्मली होगा, इसलिए दवाइयाँ बंद कर दी। ऐसा कभी भी ना करें, अपने फिजिशियन से रेगुलर टच में रहें। जैसा सर ने बताया, बीपी अपैरेटस, ग्लूकोमीटर अपने पास घर में रखें अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं, और अपनी दवाइयाँ रेगुलरली चेक करें। आजकल सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, उनसे ऑनलाइन कंसल्ट करें। आपकी ब्लड प्रेशर शुगर की मेडिसिन जो होती हैं वो रेगुलरली लिया करें। अगर आपको रात में लेट इवनिंग में वॉक करने जाने की ज़रूरत है तो अपने साथ एक टॉर्च लेके ज़रूर जाएं। नागपुर के काफ़ी जगह रास्ते अभी बारिश में टूट जाते हैं, कई जगह रास्ते खुदे हुए होते हैं, तो गिरने का डर काफ़ी होता है। और अगर आपको ब्रिस्क वॉकिंग करने के लिए डॉक्टर ने कभी एडवाइस किया है तो प्लेन सरफेस पे करें। कोई गार्डन में आजकल जगह बन गई हैं जहाँ पे आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। कोई भी रोड पे, फुटपाथ पे ब्रिस्क वॉकिंग ना करें क्योंकि कई लोग वहीं पे गिर जाते हैं। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप रात को सोते हैं और आपको एक बार दो बार अगर बाथरूम के लिए उठना पड़ता है तो अपने बाजू में एक ऐसा स्विच लगा दें या नाइट लैंप लगा दें कि आप उसको लाइट को चालू करें और फिर बाथरूम में जाएं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं फ्रैक्चर वाले, वो कहते हैं रात को 3 बजे उठे थे, 4 बजे उठे थे, 5 बजे उठे थे और बेड से उठते ही नीचे गिर गए। कुछ वायर पड़ी थी, कुछ डोर मैट पड़ा हुआ था, उसके ऊपर फिसल गए। तो आप अगर एक बाजू में स्विच लगा दें या नाइट लैंप रखें। कई सारी बार ऐसे भी होता है, गर्मी के दिनों में कूलर लगी होती है, लूज वायर्स होती है। यहाँ पे भी आप हॉल में देखेंगे बड़ी सारी वायर्स इधर उधर जा रही है। ऐसे टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स हम लोग कई बार कर लेते हैं घर में, यहाँ से वहाँ वायर्स लगी होती हैं। एल्डरली लोगों को दिखता नहीं है, उनका कंट्रोल नहीं होता, वायर में पैर फंस जाता है और वो गिर जाते। तो इस चीज़ों का आपको घर में केयर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट कॉमन कॉज ये होता है, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मैं सबसे पहले उनकी चप्पल देखता हूँ और उनकी चप्पल जनरली नीचे से घिसी हुई होती है और वो कहते हैं ये चप्पल मेरी बहुत अच्छी चप्पल है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं 2 साल से पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ। तो आपको अपनी चप्पल प्रॉपर रबर सोल वाली होना चाहिए, स्पेशली रेनी सीजन्स में, और हर 6 महीने में अपनी चप्पल बदल देनी चाहिए जो घर में पहनते हैं आप बाहर बेशक कोई भी चप्पल पहने, लेकिन घर की चप्पल 6 महीने में बदल देनी चाहिए। दूसरा, फॉर विमेन एक और एक चीज़ है, अगर आप लोअर शेल्फ में बहुत सारी चीज़ें रखती हैं तो जनरली लोग झुकते हैं फिर उठ नहीं पाते, तो लोअर शेल्फ में ज़्यादा चीज़ें ना रखें। आप जब भी कोई चेयर पे बैठे तो यहाँ आप देखोगे कुछ ही चेयर्स हैं जिसपे आर्म सपोर्ट है, तो बेटर होगा कि एक आर्म सपोर्ट वाली चेयर पे आप रेगुलरली घर में बैठें, ताकि आपको जब भी उठना हो तो आर्म सपोर्ट की चेयर से उठना ज़्यादा ईजी होता है रादर देन इस तरह की चेयर पे उठना जिसमें जनरली हम इम्बैलेंस होते हैं और गिर जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जो हम लोग देखते हैं। अब कुछ होते हैं अर्गोनॉमिक्स, यानी हम कहते हैं कि अगर आप ये सेफ्टी प्रिकॉशन कर लें तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो अर्गोनॉमिक्स हमारे पास नेक, बैक और नी, ये 3 एरिया के लिए जनरली लोग हमारे पास आते हैं। तो अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, जो आजकल बड़ा कॉमन है, लोग कहते हैं मुझे सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और कुछ लोग ऐसे ऐसे गर्दन घुमाते रहते हैं पूरा टाइम, तो उसके लिए ये होता है कि आपको रात में कम से कम पिलो लेके सोना चाहिए या एक टॉवल या छोटा सा कुछ रोल करके नेक के बीच में रख देना चाहिए। बहुत ऊंचा पिलो, 2 पिलो लेके नहीं सोना चाहिए। दूसरा, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं और अगर आपको नेक प्रॉब्लम है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। रादर है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, अगर 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकते हैं या आपके पास है घर में तो वो यूज़ करें, या घर में कोई और फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको बोलें कि वो आपको छोड़ दें इधर उधर, बट 2 व्हीलर्स शुड बी अवॉइडेड। और कभी भी आपको लॉन्ग सिटिंग एंड रॉन्ग सिटिंग नहीं करना चाहिए। लॉन्ग सिटिंग का मतलब है कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। हर 1 घंटे बाद उठ के 5 मिनट थोड़ा चल लेना चाहिए, एक पॉस्चर ब्रेक लेना चाहिए, फिर उसके बाद आप वापस 1 घंटा बैठ सकते हैं। दूसरा, रॉन्ग सिटिंग, यानी बहुत ज़्यादा झुक के नहीं बैठना चाहिए, हमेशा इस तरह से टेबल चेयर पे बैठ के काम करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, पलंग पे बैठ के, या हॉल के सोफ़ा पे जिसका टेबल सामने बहुत छोटा या नीचे होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। आजकल सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफिस वाले काम कर रहे हैं, घर से वर्क फ्रॉम होम, और वर्क फ्रॉम होम से नेक प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, जबकि ऑफिस नहीं जा रहे, घर में ही बैठे हैं, पर कहते हैं हमें 8 to 10 आवर्स कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग इज़ ऑल्सो वन थिंग। दूसरा, अगर आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करोगे तो भी आपकी नेक में प्रॉब्लम्स या पेन बढ़ेंगे। तो अगर आपको नेक पेन है तो आपको हैवी वेट्स नहीं उठाने चाहिए। दूसरा होता है लो बैक पेन, जिसके भी बड़े कॉमन पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, तो उसमें स्टेयर क्लाइंबिंग एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना चाहिए, वेस्टर्न कमोड यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको बताया फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए, नी बेंड करके बैठना और उठना करना चाहिए।
और आपने कभी भी आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद पोजीशन चेंज करना चाहिए। जब भी आप पलंग से सो के उठे तो एक करवट पे होना चाहिए और फिर उठना चाहिए। रादर देन स्ट्रेट उठेंगे तो पूरा लोड बैक के ऊपर आएगा। और दूसरा, जहाँ तक हो सके एक फर्म बेड पे सोना चाहिए। नीचे ज़मीन पे अगर आप सोते हैं तो नहीं सोना चाहिए। नीचे सोने से बैक प्रॉब्लम्स जनरली बढ़ते हैं। लास्ट है नी पेन। नी पेन के लिए भी आपको नीचे बैठना, इंडियन स्टाइल बैठना, पलटी मार के बैठना अवॉइड करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमें आदत है बैठने की, लेकिन अगर आपको नी पेन है तो आपको नहीं बैठना चाहिए, उससे नी प्रॉब्लम बढ़ता है, जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। नीचे सोना भी नहीं चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। और स्टेयर क्लाइंबिंग अवॉइड करना चाहिए। इंडियन टॉयलेट भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और कई लोग पालती मार के बैठते हैं, एक के ऊपर एक पैर रख के इस तरह से, वो भी नहीं बैठना चाहिए। तो इस तरह के सिम्टम्स आई होप अगर आप केयर करेंगे तो ये सब चीज़ें का आप अपनी लाइफ ज़्यादा बेटर, इजी और कंफर्टेबल बना सकेंगे। और इसको मैं ये एक नोट पे ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारे सर ने हमें यही दिया है कि कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम तो सभी करते हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, पर रंग हमें ही भरना पड़ता है। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर नितिन वड़स्कर, मैं फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट। मैं आज आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी देने जाऊंगा। डायबिटीज़ को हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि आप डायबिटीज़ कब बोलेंगे, किसको डायबिटीज़ है, क्या है। डायबिटीज़ का मतलब ये होता है जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर, जैसे अगर आपका खाली पेट शुगर 126 के ऊपर रहा और खाने के 1.5 घंटे के बाद अगर 200 के ऊपर रहा तो ऐसे पेशेंट को हम डायबिटीज़ के पेशेंट कहते हैं। अगर वो शुगर 100 से 125 के बीच में रहा और खाली पेट और खाना खाने के बाद अगर वो 140 से 199 के बीच में रहा तो उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है कि इनको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है। अगर ये कंडीशन भी अगर आपकी होती है, जैसे अगर आप प्री डायबिटीज़ स्टेज में हैं, अगर उस समय आपने खाने में कंट्रोल, एक्सरसाइज और डॉक्टर्स की सलाह लिए, तो आपको आगे जाके डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपको आपका ब्लड शुगर, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इसमें होता है HbA1c। उसका मतलब होता है ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन, जो अपने को 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारी जगह आप देखोगे तो डॉक्टर आपको जनरली एडवाइस करता है कि आप HbA1c करा लीजिए। तो उसका आपको यानी ये पता चला कि आपकी शुगर आपको कब से है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसको यानी एक गोली से हो सकता है, 2 गोली लगेंगी या इंसुलिन लग सकता है। तो HbA1c एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो HbA1c कितना होना चाहिए, तो आप शुगर बोलेंगे अगर वो 6.5 के अबव रहा तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। अगर वो 5.7 to 6.4 के बीच में रहा तो उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है। आप डायबिटीज़ की पहले वाले स्टेज में हैं। दूसरा, डायबिटीज़ के साथ और क्या क्या आप जांच कराओगे, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि सिर्फ आप शुगर ही चेक करना चाहिए कि डायबिटीज़ पेशेंट में, और क्यों कराना चाहिए बाकी जांच। इसका ये नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ हुआ तो इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ आपको शुगर की वजह से प्रॉब्लम होगा, वो नहीं। उसमें आपके आँखों का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्रेन में पैरालिसिस भी हो सकता है। खान सर ने आपको बताया कि हार्ट का प्रॉब्लम, तो हार्ट का प्रॉब्लम मोस्टली डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है। इसीलिए शुगर कंट्रोल करना और उसकी बाकी जांचें करना भी ज़रूरी है। दूसरा, पैरों की नसें बंद हो जाती है डायबिटीज़ पेशेंट में। उनको कुछ घाव हो गया तो घाव जल्दी नहीं सूखता, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन होना, वीकनेस होना, कमजोरी होना, ये सारे जो है वो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसके लिए डायबिटीज़ के साथ आपको जो चेकअप कराना चाहिए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चेकअप होता है, साल में एक बार आपको आँखों की जांच करना चाहिए, उसको ऑप्थल चेकअप। दूसरा इम्पॉर्टेंट एक होता है कि ECG, साल में एक बार आपने ECG भी कराना चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट ने। तीसरा इम्पॉर्टेंट होता है लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की जाँच। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो उसको आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किडनी की जांच। तो साल में आपने एक बार किडनी की भी जांच डायबिटीज़ पेशेंट ने करना चाहिए। उसमें आपका यूरिन में प्रोटीन्स कितना है वो भी एक ज़रूरी होता है कि आपका अगर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यूरिन में तो आपको आगे जाके किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट जाँचें होती है डायबिटीज़ पेशेंट में। तो डायबिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज
अपना जो देश है इंडिया, वो कुछ सालों में डायबिटिक कैपिटल होने वाला है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने को अभी से अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल किए और प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज किए तो वो डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको जो बता चुका हूँ कि डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या परिणाम होते हैं, यानी डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे अगर पैर में कुछ लग जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर वो इन्फेक्शन बढ़ जाए तो आगे जाके गैंग्रीन, सेलुलाइटिस, ये सब इन्फेक्शन होता है पैरों में। तो इसके लिए पैरों की देखभाल डायबिटीज़ के पेशेंट ने करना ज़रूरी है। दूसरा, स्ट्रोक, जो ब्रेन में पैरालिसिस बोलते हैं ब्रेन का, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आंखों की रोशनी कम होना, इसीलिए हमें बताया कि साल में एक बार अपना ऑप्थल चेकअप करना ज़रूरी होता है। तीसरा, हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, तो इसीलिए हार्ट का चेकअप भी करना ज़रूरी है, यानी एटलीस्ट एक बार ECG तो भी करना चाहिए आपने। और जिनकी उम्र अगर 40 के ऊपर है और उनको डायबिटीज़ है और फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट ने एक बार ट्रेडमिल टेस्ट भी कराना ज़रूरी है। साथ में जो बताएं, इन्फेक्शन होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, ये भी एक डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन अगर आपके शुगर्स कंट्रोल नहीं रहा तो। दूसरा, बहुत सारे पेशेंट में टिंगलिंग, नमनेस, उनको पैरों में सुनपना होना, पैरों की नसें बंद होना। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पैरों में सुनपना हो रही है, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग, नमनेस हो रहा है, पैरों में चींटियाँ आ रही है और बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, गर्माहट हो रही है, तो ये डायबिटीज़ आपका अनकंट्रोल्ड है, ये समझिए। उस समय अगर जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनमें जनरली प्रॉब्लम होता है, तो उस समय उन्हें डॉक्टर से उस समय दिखाना चाहिए और डॉक्टर से अपने शुगर्स का जो मेडिसिन है वो चेंज करना चाहिए। जिससे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आपके बॉडी में अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। और किस लेवल पे अगर शुगर ज़्यादा हो तो वो, अगर आपकी शुगर 126 से ऊपर है खाली पेट और खाना खाने के बाद 1.5 घंटे के बाद अगर 200 से ऊपर है तो आप डायबिटीज़ के मरीज कहलाते हैं। डायबिटीज़ का खतरा किस किस को है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सर, क्या मुझे डायबिटीज़ हो सकता है, आपका ये सवाल रहता है कि हाँ, तो उसमें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके माताजी पिताजी को अगर डायबिटीज़ हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। दूसरा, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर वेट ज़्यादा है तो आप किसको बोलेंगे, तो उसके लिए हमें बॉडी मास इंडेक्स रहता है। तो बॉडी मास इंडेक्स आपका अगर BMI अगर 25 के ऊपर है, अगर वो 30 के ऊपर है तो आप ओबेस हो जाते हैं, और 25 के ऊपर तो ओबेसिटी ये रहता है। तो अगर वो जितना ज़्यादा BMI है उतने ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। तो आपके लिए इसके लिए वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका अगर खान पान का समय अगर ठीक से ना हो और खाने में जैसे बाहर की चीज़ें ज़्यादा आती है, तो ऐसे पेशेंट को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। एक कंडीशन होती है, अगर आपको प्रेगनेंसी में अगर लेडीज़ को अगर डायबिटीज़ है तो उनको आगे जाके भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर उनका बेबी वेट जो है, यानी जैसे प्रेग्नेंट लेडी, उनका अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा हो, मोर देन अगर 3.5 kg या 4 kg के आसपास हो, तो ऐसे बच्चों को भी आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है, मोर देन 4 kg रहा तो। और जिनकी लाइफस्टाइल, जैसे अभी कोविड जो इरा था तो बहुत सारे लोग घर से वर्किंग थे, जिनका चलना कम था, तो ऐसे पेशेंट्स को भी डायबिटीज़ यानी होने के चांसेस है। जैसे खाने में मैं बताया, फास्ट फूड ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है डायबिटीज़ होने का। उसके बाद मोटापा, वज़न ज़्यादा होना, लाइफस्टाइल जो मैं बताया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डायबिटीज़ का। अगर लाइफस्टाइल आपका अगर ऐसा लाइफस्टाइल हो तो आपको चांसेस हो सकता है कि आपको भी डायबिटीज़ हो। डायबिटीज़ से क्या लक्षण होते हैं, किसको अब कब सोचोगे कि मुझे डायबिटीज़ है? अगर आपको ज़्यादा बार बार यूरिन जाना पड़ता है, अधिक प्यास लगती है, अधिक भूख लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, आपको दिखने में धुंधलापन दिखता है, अगर आपको कोई घाव हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वो अगर जल्दी सूखता नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे बताया कि नज़र का धुंधला होना, अगर आपका वज़न एकदम से कम हो जाता है, आपका वज़न अगर एकदम से कम हो जाता है तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे पेशेंट में भी डायबिटीज़ हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा वज़न पहले
80 kg था और एकदम सडन वो 10 किलो से कम हो गया, तो उसका चांसेस है कि आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, उसके वजह से आपका वज़न कम हुआ है। आंखों से धुंधलापन दिखना, ये भी एक डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं। कमजोरी होना, कंसंट्रेशन कम होना, पढ़ाई में या काम करने में ध्यान नहीं लगना, ये भी एक सिम्टम्स होता है डायबिटीज़ के। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है कि डायबिटीज़ किसे कहते हैं और प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर 126 के ऊपर है और 1.5 घंटे खाने के बाद अगर 200 के ऊपर है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़ की वजह से कौन कौन से शरीर और कौन कौन से भागों की बॉडी में इसका इम्पेक्ट हो सकता है। जैसे ब्रेन में हुआ तो पैरालिसिस होना, आँखों की बीमारी होना, किडनी ख़राब होना, इनफर्टिलिटी होना, नसों का कमज़ोर होना, पैरों के इन्फेक्शन होना, खून की नस जो रहती है उसका हमारे भाषा में पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ होता है, उसके ब्लॉकेज होना, हार्ट की बीमारी होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए डायबिटीज़ को अगर आपको कंट्रोल करना है? तो सबसे पहले आपको शुगर्स कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जिस वजह से अगर आपका शुगर्स अनकंट्रोल है, जैसे आपके खाने में अगर टाइमिंग बराबर नहीं है, खाने में आपका अगर बाहर का फूड अगर ज़्यादा आता है, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, तो इस सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में एक पेशेंट डायबिटीज़ का और आपने सेम मेडिसिन वही कंटिन्यू किए, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए आपको आपके जो डॉक्टर है उससे भी उनको रेगुलर दिखाना चाहिए। भोजन संबंधी जानकारी होना चाहिए, जिसके बारे में आपको डॉक्टर खोबरागे सर वो पूरी जानकारी देंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट ने क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में वो पूरा आपको जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद दवाई, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्सरसाइज, कि रोज़ कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले नियमित रूप से आप अपनी शुगर की जांच करना चाहिए। आपने आपका वज़न कंट्रोल रखना चाहिए। अगर चोट से बचना चाहिए। भोजन संबंध आपको जानकारी होना चाहिए, और आप रेगुलर आपकी जो मेडिसिन है वो रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए। वज़न में नियंत्रित वज़न कंट्रोल करना चाहिए। जो BMI नॉर्मल BMI जो 18.5 टू 25 के बीच में आपका नॉर्मल BMI होना चाहिए। रोज़ कितना एक्सरसाइज करना चाहिए वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि रोज़ आपको कम से कम 30 से 35 मिनट 45 मिनट्स हफ्ते में 5 से 6 दिन आप इतना दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज है वो ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए। नॉर्मल जो आप 2% चल रहे हैं तो उसका आपने जो स्पीड है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। तो हफ्ते में 5 से 6 दिन ब्रिस्क वॉकिंग और 30 से 45 मिनट डेली का एक्सरसाइज होना चाहिए। दूसरा, बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हमें सर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे पेशेंट ने क्या करना चाहिए? अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में आपने लिफ्ट जो है उसका यूज़ कम करना चाहिए। उस समय आप जितना अगर चल के जा सके उतना अच्छा रहता है। अगर आप गाड़ी से जाते हो तो गाड़ी आपने ऐसा थोड़ा यानी ऑफिस से थोड़ा दूर पार्क करना चाहिए। जितना कि आपका उतना वॉकिंग हो, जितना आप चल पाए, वो एक बेनिफिट होता है। योगासन भी कर सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट, उससे भी उनको अच्छा बेनिफिट होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, चॉकलेट्स, जंक फूड, बाकी जितने भी ये जूसेस आते हैं, ये सब चीज़ें, कोक, ये सब चीज़ें पेशेंट ने अवॉइड करना चाहिए। ये जो फ्राइड फ्रूट्स है, चिप्स है, चॉकलेट्स है, केक है, ये सब डायबिटीज़ पेशेंट ने अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल भी डायबिटीज़ पेशेंट ने अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो शुगर्स उनकी अनकंट्रोल रहेंगी। आहार में क्या लेना चाहिए? तो आहार एक सिंपल जो हमारी भाषा में बताना चाहूँगा, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मिल्स, यानी थोड़ा थोड़ा खाइए, दिन में 3 से 4 बार खाइए, एक साथ नहीं खाना खाइए। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट
दोपहर में लंच, रात को डिनर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ये तो आप डेली लेते हैं। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर ज़्यादा टाइम हो रहा है तो बीच में आप फ्रूट्स खा सकते हैं। और अगर आपको जैसे अगर लंच और डिनर के बीच में टाइम हो रहा है तो आप बिना शक्कर की चाय, मारी बिस्किट ये खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम ड्यूरेशन आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए शुगर के पेशेंट में। तो फ्रूट्स कौन कौन से खाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों का डायबिटीज़ पेशेंट में। तो उन लोग सेब, जामुन, तरबूज, खरबूज, पपीता, ये फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। इसका मतलब खा सकते ये नहीं कि बस वही खाना है, ये चीज़ें भी खा सकते हैं, आंवला, तुलसी, करेला। एक इम्पॉर्टेंट पेशेंट होता है, ये होता है पेशेंट का पैरों की देखभाल। डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन बहुत कॉमन रहता है, इसीलिए उन्होंने अपने पैरों को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार पैरों का देखभाल करना चाहिए। जैसे अपन अपना चेहरा आईने में देखते हैं वैसे अपने पैरों को भी हफ्ते में एक बार देखना चाहिए कि पैरों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, पैरों के उसमें सफ़ेद चीज़ें तो नहीं, उसका मतलब कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। नाखून ठीक से काटना चाहिए पैरों के, अगर नाखून बड़े रहे, अगर कहीं लग गया है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होके फंगल इन्फेक्शन और बाकी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो पैरों की देखभाल करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डायबिटिक पेशेंट में। सो आप जितना ज़्यादा चलेंगे उतना दूर आप डायबिटीज़ से जाओगे। तो मैं ही ये 2 शब्द कह के मैं